जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स टॉपिक 1.1.4 ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका टाइटल समझ लें। डिजिटल कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए कि हम उस कंप्यूटर को कॉल करते हैं, उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसको हम इनपुट डिजिट्स की फॉर्म में देते हैं। मीन कीबोर्ड से जिसको हम इनपुट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। हमारे घरों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में जो मशीन जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, दीज ऑल आर डिजिटल कंप्यूटर्स। एक टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कंप्यूटर की टाइप्स, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो फिजिकल इनपुट पे काम करता है, जिसको हम इनपुट फिजिकल इनपुट देते हैं। जैसे वेट मशीन है जिस पे आप खड़े होंगे फिजिकली, तो वो आपका वेट कंप्यूट करेगी। अब साफ ज़ाहिर है, और डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसको हम जो फिजिकल इनपुट को पे वर्क नहीं करता, जो फिजिकल इनपुट नहीं लेता, नहीं ले सकता। वो किस फॉर्म में इनपुट लेता है? डिजिट्स की फॉर्म में। जो जैसे कि हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं, दीज आर डिजिटल मशीन्स, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो अब आप अपना वेट डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू तो कंप्यूट नहीं कर सकते ना, उस पे तो आप जाके नहीं खड़े हो सकते। वो आपकी फिजिकल इनपुट के लिए बना ही नहीं है। तो मेन डिफरेंस याद रखें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर आपकी फिजिकल इनपुट को मेजर करता है, किसी भी टाइप की फिजिकल इनपुट, और डिजिटल कंप्यूटर आपकी डिजिटल इनपुट को मेजर करता है, प्रोसेस करता है। और एक और डिफरेंस, एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल पर्पस मशीन होती है। जैसे वेट मशीन है, इट इज़ अ स्पेशल पर्पस मशीन, क्योंकि इसके थ्रू आप सिर्फ वेट ही कंप्यूट कर सकते हैं, एक खास मकसद के लिए बनाई जाती है। ठीक है, बनी होती है। जैसे टेम्परेचर कंप्यूट करने के लिए थर्मामीटर डिवाइस होती है, इट इज़ आल्सो एनालॉग कंप्यूटर। अब वो दैट इज़ आल्सो स्पेशल पर्पस। एक तो ये कि एनालॉग इसलिए है कि आपकी फिजिकल इनपुट को कंप्यूट कर रहे हैं। सेकंड, स्पेशल पर्पस है क्योंकि वो उसी खास मकसद के लिए बना है, उसके अलावा कोई और टास्क आप उससे परफॉर्म नहीं कर सकते। गाड़ी का स्पीडोमीटर जो गाड़ी की स्पीड कंप्यूट करता है, इट इज़ आल्सो कंप्यूटर, इट इज़ आल्सो एनालॉग कंप्यूटर, जो आपके फिजिकल इनपुट को मेजर कर रहा होता है। तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर, ऐसी डिवाइस जो आपकी फिजिकल इनपुट को मेजर कर सके, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, और ये स्पेशल पर्पस डिवाइस होती है। अब डिजिटल कंप्यूटर की हमने बात की थी कि ये, एक तो ये कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो डिजिट्स को, डिजिटल इनपुट को कंप्यूट करता है, डिजिटल इनपुट पे वर्क करता है, इसको हम फिजिकल इनपुट नहीं दे सकते। सेकेंड थिंग इज दैट कि डिजिटल कंप्यूटर जर्नल पर्पस मशीन है, मीन इसको हम मोर देन वन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में यूज़ होता है, आपकी मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, आपकी इंडस्ट्रीज़ में इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो इस कंप्यूटर के मोर देन वन पर्पसेस हैं, मोर देन वन पर्पसेस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन एनालॉग कंप्यूटर को हम जस्ट एक ही पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमने एक टाइप डिस्कस की थी, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का जो मतलब है, मीनिंग है, हाइब्रिड का मीनिंग होता है कम्बिनेशन, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन, उसको हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कॉल करते हैं, मिक्सचर, कम्बिनेशन। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, इसमें दोनों कंप्यूटर्स को हम मर्ज कर लेते हैं। यानी ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें दोनों एरियाज़ होते हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और इसमें आपके डिजिटल कंप्यूटर वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये उन दो कंप्यूटर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये अब यूज़ कहाँ पे होता है हाइब्रिड कंप्यूटर? साफ ज़ाहिर है, कॉमन सेंस की बात है ना, कि ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हमें फिज़िकल इनपुट लेना होगी और जहाँ पे हमें फिर उस इनपुट की बेस पे डिसीजन भी लेना होगा। एक बात और क्लियर कर लें, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में एक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। 3 डिफरेंसेस मेन बन गए अब हमारे। पहला ये कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल इनपुट को कंप्यूट करेगा, फिजिकल इनपुट पे काम करेगा, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल इनपुट पे काम करेगा। सेकंड, एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल पर्पस है, डिजिटल कंप्यूटर जनरल पर्पस है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज एनालॉग कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। जैसे वेट मशीन पे आप खड़े हों तो वो आपका वेट कंप्यूट करके बता देगी, उसमें कोई प्रोग्राम स्टोर नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपका वेट आपकी
जो करंट वेट है या इस वैल्यू पे आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं, ऐसा नहीं बता सकता। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किसी किस्म का डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखिए, सपोज डैट आपके पास घर में एक डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें एक प्रोग्राम स्टोर है, एक सॉफ्टवेयर स्टोर है। वो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है कि जिसको अगर आप अपनी हाइट और अपना वेट इनपुट के तौर पे दें, तो वो आपकी हाइट और वेट के मुताबिक आपका स्टेटस बता सकता है। इस एग्जांपल को सुनिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो आपके कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में, घर में लैपटॉप है जिसमें एक सपोज डैट सॉफ्टवेयर स्टोर इंस्टॉल्ड है। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी हाइट और अपना वेट इनपुट के तौर पे दें, तो उस हाइट और वेट की बेस पे वो कंप्यूटर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर आपको आपका हेल्थ स्टेटस बता सकता है कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। उसमें वो सारी कंडीशन मौजूद हैं कि अगर हाइट इतनी हो और वेट इतना हो, ठीक है ना, और एज इतनी हो तो ये स्टेटस होगा फला फला। लेकिन क्वेश्चन इज डैट कि आप उस डिजिटल कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को इनपुट किसके थ्रू देंगे? डिजिट्स के फॉर्म में, कीबोर्ड के थ्रू। इट मीन्स कि आपको पहले अपना वेट कंप्यूट अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, घर में आप लेट्स से एक वेट मशीन पड़ी है, अब आप उस पे जाके खड़े हो जाते हैं, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। आपने अपना वेट कंप्यूट किया, वो 70 60 जो भी था। अब वो एनालॉग कंप्यूटर आपको सिर्फ आपका वेट बता रहे हैं, ठीक है ना, वो ये नहीं बता रहा कि अंडर वेट है, ओवर वेट है। वो इनपुट आप वहाँ से अपनी एनालॉग कंप्यूटर से उसको, अपने वेट को कंप्यूट करने के बाद फिर आप कहाँ पे आएंगे? लैपटॉप पे आके बैठेंगे, और वो वैल्यू जो आपको एनालॉग कंप्यूटर ने बताई, वो वैल्यू आप कीबोर्ड के थ्रू अपने कंप्यूटर को देंगे। ठीक है ना, वर्किंग समझ आ रही है ना? तो इस सिचुएशन में देखें, एनालॉग कंप्यूटर सेपरेट यूज हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर सेपरेट यूज हो रहा है। अब लेट से मैं इसको, इन दोनों को कंबाइन करने लगा हूँ, हाइब्रिड समझाने लगा हूँ। अज्यूम डैट कि आपके घर में एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक एरिया है एनालॉग एरिया, एनालॉग पोर्शन यानी वेट मशीन, और वेट मशीन के साथ ही एक डिजिटल कंप्यूटर अटैच है। अज्यूम कर लें डिजिटल पोर्शन अटैच है, डिजिटल कंप्यूटर अटैच है। अब क्या होगा? अब इस पूरी मशीन को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। आप वेट मशीन पे जाके खड़े हो जाएंगे, आपका एनालॉग कंप्यूटर यानी वो वेट मशीन आपका वेट कंप्यूट करेगी, और वो एनालॉग कंप्यूटर यानी वेट मशीन आपका वेट कंप्यूट करने के बाद वो वेट खुद आगे डिजिटल कंप्यूटर को दे देगी। ठीक है ना? आप देने देखें, दोनों सिचुएशंस को ज़हन में रखें। पहले वाली सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ा था? आप गए थे, आपने वेट मशीन पे अपना वेट कंप्यूट किया, फिर आए आप लैपटॉप पे बैठे, वो वेट इनपुट के तौर पे आपने कीबोर्ड के थ्रू अपने डिजिटल कंप्यूटर को दिया। दिस वाज फर्स्ट केस जिसमें एनालॉग मशीन अलहदा, डिजिटल मशीन अलहदा काम कर रही है। सेकंड केस में हमने दोनों को कंबाइन करने की बात की है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, यानी ऐसी मशीन हो हमारे पास जिसमें एनालॉग पोर्शन भी हो, डिजिटल पोर्शन भी हो, तो इस मशीन को हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब अगर आप सोचें, तो आपको वो पहले वाले केस के अकॉर्डिंगली उस तरह से भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी, यानी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप वेट मशीन पे जाके वेट कंप्यूट करें, फिर आके आप अपने लैपटॉप पे बैठे और वो वेट आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट के तौर पे दें। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब हाइब्रिड मशीन पे क्या होगा? आप जाके खड़े होंगे, आपकी आपका जो वेट मशीन है वो आपका वेट कंप्यूट करेगी और खुद वो वैल्यू आगे डिजिटल कंप्यूटर को दे देगी जो उसके साथ अटैच है। अब यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी होती है, उसको फिलहाल छोड़ दें। तो एनालॉग मशीन पे आप जाके खड़े हुए हैं, उसने आपका वेट कंप्यूट किया और आपका वो वेट उसने डिजिटल कंप्यूटर को दे दिया। अब डिजिटल कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर है, वो प्रोग्राम रन हुआ और उसने आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपका स्टेटस बता दिया। ठीक है, यानी आपको अलहदा से वेट कंप्यूट करके अपने डिजिटल कंप्यूटर को नहीं देना पड़ा। तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड डिजिटल मशीन, सॉरी हाइब्रिड मशीन, हाइब्रिड कंप्यूटर। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने दोनों काम करने हों। दोनों काम कौन से? यानी हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर भी करना हो और फिर फर्दर मोर उस फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे डिसीजन भी लेना हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात क्लियर कर लें कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है बट डिसीजन नहीं ले सकता। इट हैज़ नो डिसीजन मेकिंग पावर। और डिजिटल कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है लेकिन आपकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकता। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग मशीन अलहदा से यूज़ करें, उसके ज़रिए अपना फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें और देन फिर वो फिजिकल क्वांटिटी आप वो वैल्यू आप अपने डिजिटल कंप्यूटर को दें। दिस इज फर्स्ट केस।
और सेकंड केस में ये है कि दोनों मशीन्स कंबाइंड हों। तो अब डेफिनेटली जब दोनों मशीन्स कंबाइंड काम करेंगी, कंबाइंड होंगी, तो इसको हम एनालॉग या डिजिटल नहीं कहेंगे, इसको हाइब्रिड कहेंगे और काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग जल्दी हो जाएगी। तो हर वो सिचुएशन जहाँ पे आपको 2 काम करने पड़े, मैं बड़ी सिंपल वे में जनरली बता रहा हूँ, जहाँ पे 2 काम करना हो, क्या फिजिकल इनपुट को मेजर करना हो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो और फिर उस फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे डिसीजन लेना हो, तो ये वहाँ पे आप क्या करेंगे और आप चाहते हैं कि दोनों काम इकट्ठे हो जाएँ। आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद वो वैल्यू आपको अलग से डिजिटल कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे ना देनी पड़े। तो उस केस में हम हर उस केस में, हर उस सिचुएशन में हम हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैंने थोड़ा इसको मज़ीद रिवाइज़ भी कर दिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है फर्दर। काइंडली इस टॉपिक को आप लोगों ने अब इस टॉपिक को डिजिटल, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसको काइंडली ये इमेजेस ना बनाना शुरू कर दीजिएगा। कॉपी पे सिर्फ आप इसकी थ्योरी लिखेंगे और अब आपका ये होम टास्क है, आपने ये मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले इसकी अपने कॉपी पे इस थ्योरी को लिखने के बाद आपने इसके स्क्रीनशॉट्स मुझे इनबॉक्स करने हैं। ठीक है जी? तो नेक्स्ट टॉपिक है 1.1.4 क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब ये हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, जो घरों में, फैक्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक्स में यूज़ होते हैं, इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे आप लोगों की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, एफएससी, आईसीएस। तो क्लासेस जो हैं हमारी कौन-कौन सी हैं? एक क्लास है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर। पहले ये देख लें कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर। इन डिफरेंट क्लासेस में इनको डिवाइड किया जाता है और किस बेस पे डिवाइड किया जाता है? बेस्ड ऑन देयर साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ यूजर्स दे कैन सपोर्ट। हर क्लास के कंप्यूटर का साइज डिफरेंट होता है, उसकी स्पीड डिफरेंट होती है, स्टोरेज कैपेसिटी वेरी करती है और नंबर ऑफ यूजर्स, जितने यूजर्स को वो सपोर्ट कर सकता है वो भी वेरी करती है। ठीक है, वो सपोर्ट वेरी करती है। सुपर, एक जनरल ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको। लेट्स से सुपर कंप्यूटर क्लास जो है, ये सबसे सुपीरियर क्लास है। जितने भी कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर क्लास से बिलोंग करेंगे उनकी स्पीड सबसे फास्ट होगी, साइज बहुत बड़ा होगा, स्पीड फास्ट होगी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ट्रिलियन बाइट्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स की सपोर्ट भी 100 ऑफ यूजर्स को वो सपोर्ट कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को वो एक वक्त में सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली एक वक्त में उस कंप्यूटर से अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, जो आप क्लासिफिकेशन में आगे मूव करेंगे, देखिए ना, सुपर के बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, जो हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास साइज रिड्यूस होता जाएगा। मेन फ्रेम का साइज सुपर से कम होता है, छोटा होते हैं साइज में, स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाएगी और नंबर ऑफ यूजर्स की सपोर्ट भी कम होती जाएगी। ये कॉमन सी बात आपने ज़हन में रख के इस टॉपिक को तैयार करना है। सुपर कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा, स्पीड सबसे फास्ट, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ यूजर्स की सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा। मेन फ्रेम का साइज सुपर कंप्यूटर से कम, स्पीड भी सुपर कंप्यूटर से कम, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, नंबर ऑफ यूजर्स की सपोर्ट कम। मिनी कंप्यूटर डेफिनेटली इसका साइज फिर और कम हो जाएगा, यानी साइज भी कम होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं। इनकी स्पीड, इनका साइज, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब कुछ बाकी तमाम क्लासेस से कम होता है। नंबर ऑफ यूजर्स की सपोर्ट 1 या 2 यूजर्स को मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इस तरह से आपने प्रोसीड करना है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन यूज्ड फॉर, अब यूज कहाँ पे होते हैं? साफ ज़ाहिर है पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, लार्जेस्ट हैं। पावरफुल होने की वजह से हम इसको वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत क्विकली, जल्दी से प्रोसेस करना हो। सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना होता है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट मस्ट हैंडल वेरी लार्ज डेटाबेसेस। डेटाबेसेस मीन डाटा, यानी जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल करना होता है एंड डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन, और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन हमने परफॉर्म करना होती है। तो कीप इन माइंड कि सुपर कंप्यूटर वहीं पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने
बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म करना हो और बहुत ह्यूज अमाउंट के डाटा को प्रोसेस करना हो, लार्ज अमाउंट के डाटा को हैंडल करना हो। और ऐसा डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस आपकी अमूमी तौर पे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ही होती है। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, साफ ज़्यादा कॉस्टली हैं, महंगे हैं और अफोर्डेबल भी नहीं होते। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड भी नहीं करती और वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, इसमें फिर ये है कि एक्सपेंसिव होने की वजह ये भी है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 500 प्लस प्रोसेसर्स इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, मौजूद होते हैं। और एक और मज़े की बात कि ये रिलायबल बहुत होते हैं। जैसे ना सपोज़ दैट 500 प्रोसेसर लगे हुए हैं। अब देखिए ना आपके घरों में हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इनमें एक सिंगल प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है? अब वो एक प्रोसेसर अगर जल जाए, बर्न हो जाए, उसमें कोई इश्यू आ जाए तो सिस्टम आपका फेल, कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन इन सुपर कंप्यूटर्स में थाउज़ेंड्स ऑफ, हंड्रेड ऑफ प्रोसेसर्स लगे होते हैं। लेट्स से अज़्यूम कर लें 500 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। अब उसमें से 500 में से 100 अगर अपना काम छोड़ भी दें, तो बाकी 400 तो चलते रहेंगे ना, काम इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला है इसमें, ठीक है? और प्रोसेसर्स की तादाद के ज़्यादा होने की वजह से ही ये कंप्यूटर्स महँगे होते हैं। देयर स्पीड इज़ मेजर्ड इन, ये बात याद रखनी है बच्चे, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती है कि इन सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, इसका पैमाना क्या है? टीआईपीएस, टिप्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर सकता है। These computers are used in nuclear research and forecasting weather reports worldwide, यानी पूरी दुनिया में आपके वेदर को फोरकास्ट करने के लिए वो जो मौसम की पेशन गोई करते हैं कि आज मौसम कैसा होगा, और न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। जनरल आइडिया अपने ज़हन में रखें कि जहाँ पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करना होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करना होगा, कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस यूज़ दीज़ कंप्यूटर्स टू मीट देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड फॉर प्रोसेसिंग डाटा। अगेन वही बात कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिमांड हो डाटा की प्रोसेसिंग की, व्हिच रिक्वायर्स ट्रिमेंडस प्रोसेसिंग स्पीड, ट्रिमेंडस मीन बहुत ज़्यादा, ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड हमें चाहिए, मेमोरी मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए, एंड और दूसरी सर्विसेज हमें चाहिए सपोज दैट, तो वो वहाँ पे हम इसको सुपर कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। द कोलंबिया सुपर कंप्यूटर लोकेटेड एट द नासा, ये नासा आपका जो रिसर्च सेंटर है यूएसए का, वहाँ पे कोलंबिया में वहाँ पे एक ये सुपर कंप्यूटर लोकेटेड है जो आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है। लें जी, तो आपके पास क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट कर दी बच्चे आज। क्लासिफिकेशन का जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया, और हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं याद रखिएगा घरों में, कॉलेजेस में, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, दोज बिलोंग्स टू माइक्रो कंप्यूटर क्लास। और क्लासिफिकेशन में हम जो प्रोसीड करेंगे तो साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और यूजर्स की सपोर्ट कम होती जाएगी। सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी इस क्लासिफिकेशन के टॉपिक को होप सो हम इसको माइंड अप कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस आपके इस फर्स्ट चैप्टर पे मजीद 2 लेक्चर्स और होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम ये चैप्टर हमारा माइंड अप हो जाएगा। आफ्टर 2 लेक्चर्स हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे भी एक लेक्चर करूंगा, और एक लेक्चर मैं पूरा डेडिकेट करूंगा 40-50 मिनट का इस पूरे चैप्टर की रिवीजन पे, ठीक है? रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह इसकी पूरे चैप्टर की, और उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।